हमारे यहाँ भूत प्रेत जादू टोना पिशाच ये सब बातें बहुत आम है। शायद शहरों में ये सब ना सुनने को मिले या फिर इन सब बातों पर कोई गौर नहीं करता। लेकिन कुछ गांव आज भी ऐसे हैं जहां भूतों का राज चलता है, प्रेतों को मनाया जाता है और बुलाया भी जाता है। कुछ जगहों पर तो भूतों का डेरा भी होता है। वहां आम इंसान का जाना मतलब कभी वापस ना आने के बराबर हो जाता है। कुछ खंडर और हवेली आज भी वीरान पड़े हुए हैं, क्योंकि वहाँ भूतों का डेरा होता है और प्यासी आत्माओं का वास होता है वहाँ। ऐसी ही एक हवेली थी चंडीगढ़ में, जिसे खूनी हवेली के नाम से सब जानते थे। गांव में सबको पता था कि वहाँ भूतों का डेरा है, इसलिए वहाँ आसपास Please कोई like भी and नहीं जाता subscribe था। Horror and भेड़ Channel। बकरियां चराने वाले भी उसके आसपास नहीं भटकते थे। यहाँ तक के जानवर भी दुबक के भाग आते थे वहाँ से। इस हवेली में एक बहुत ही जालिम शिकारी रहता था। वो जानवरों का शिकार करते करते कभी कभी इंसानों को भी मार देता था और जानवरों ने इस आदमी को मारा है ऐसी खबर फैला देता था। लोगों को जब ये बात पता चली तो सारे गांव वालों ने उसको मिलकर मौत के घाट उतार दिया। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। उस शिकारी की आत्मा उसी हवेली में वापस आई और उसकी खुद की तस्वीर में जाकर समा गई। जब उस शिकारी के रिश्तेदार उस हवेली में अपना हक जताने के लिए आए तो उस जालिम शिकारी की आत्मा ने सबको मौत के घाट उतार दिया और सबके कटे हुए सर को बाहर रास्ते पर फेंक दिया, ताकि सब लोगों को समझ में आ जाए कि शिकारी अब लौट आया है। इस बात को कई साल बीत गए। अब तो वहाँ न कोई हवेली थी न कोई शिकारी। इतने साल बीत जाने के बाद सब कुछ तहस नहस हो गया था। बस कुछ पत्थर और टूटी हुई दीवारें उस हवेली की मौजूदगी बता रही थी। लेकिन गांव वालों का मानना है कि जिसकी कुंडली में वो योग होता है वो हवेली उसको नजर आती है। ये बात कहाँ तक सही थी ये तो वही लोग जानते थे। हवेली अब तक ना तो किसी को दिखी थी, ना वो डरावने शिकारी का खूनी भूत। अमावस की रात थी। बारिश भी बहुत जोरों की हो रही थी। शहर से कुछ लोग चंदनगढ़ के रास्ते शहर जा रहे थे। बारिश इतनी ज्यादा थी कि सामने का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उनकी गाड़ी उस खूनी हवेली के सामने से गुजरी। सामने पूरा अंधेरा था, बिजली नहीं थी। बिजली जैसे ही आसमान में चमक रही थी वो हवेली और भी ज्यादा भयानक लग रही थी। एक बिजली जोर से कड़की। उसकी आवाज से गाड़ी में ब्रेक्स लग गए। ड्राइवर बोला, साहब वो सामने कोई घर दिख रहा है, वहाँ थोड़ी देर रुककर फिर आगे चलते हैं। वैसे भी बारिश बहुत ज़्यादा है, मुझे गाड़ी चलाने में तकलीफ हो रही है और रास्ता भी नया है, कुछ और परेशानी ना हो जाए इसलिए यहीं रुक जाते हैं। सभी राजी हो गए तो ड्राइवर ने गाड़ी उस हवेली की तरफ घुमाई। बहुत ही शानदार थी वो हवेली। गाड़ी में 3 लोग थे। वो सभी लोग गाड़ी से उतरकर सामने पार्किंग में खड़े हो गए। हवेली का बड़ा सा दरवाजा खुल गया। अंदर धीमी सी रोशनी थी और ऊपर सीढ़ियों से एक बूढ़ा सा आदमी हाथ में लालटेन लिए उतर रहा था। उसके आते ही सागर ने पूछा, भैया क्या यहाँ हम थोड़ी देर रुक सकते हैं क्या? बारिश बहुत ही तेज है और हम लोग यहाँ पर नए हैं। उसने बिना कुछ बोले सिर्फ अपनी गर्दन हिलाकर हामी भरी। वो तीनों लोग अपना ज़रूरी सामान साथ में लेकर बाकी का गाड़ी में छोड़कर उसके साथ हवेली के अंदर चले गए। बहुत ही सुंदर हवेली थी, जैसे बाहर से वैसे अंदर से। दरवाजे के अंदर जाते ही सामने ही सीढ़ियों के पास एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी। बड़ी सी मूछ और हाथ में तलवार और एक हाथ में पुराने जमाने की बंदूक, जैसे कोई महाराजा। रहा नहीं गया तो सागर ने पूछ ही लिया, ये जो तस्वीर है कोई महाराजा की है क्या? क्या ठाठ से खड़े हैं? और बाबा क्या तुम इसी हवेली में रहते हो, वो भी अकेले? उस बूढ़े ने सागर की आंखों में आंखें मिलाकर कहा, हाँ ये इस हवेली का मालिक था। कई साल पहले इसकी मौत हो चुकी है। मैं यहाँ देखभाल के लिए आता हूँ। आज बारिश की वजह से मैं भी जा नहीं पाया। सागर ने फिर से एक सवाल किया, वैसे मुझे ये बताओ, जब हम सब बाहर दरवाजे पर खड़े थे तो हमने देखा तुम सीढ़ियों से उतर कर आ रहे थे, तो दरवाज़ा फिर किसने खोला? वो बूढ़ा जैसे चौंक गया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसने कहा, चलो मैं तुम सबको कमरा दिखाता हूँ। वो लोग सीढ़ी से जैसे सामने गए, ऐसा लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। बहुत ही गुस्से से एकदम से सबकी नज़र उस तस्वीर पर पड़ी। सभी को लगा कि उसकी आंखें थोड़ी देर के लिए हिल रही थी। शायद सबका वहम था या सच, पता नहीं। वो थोड़े डर गए थे। वो सबको सीढ़ियों के बगल में एक कमरे में लेकर गया। वो तीनों बहुत ही थक चुके थे। ड्राइवर गाड़ी में ही सो रहा था, उनकी आदत होती है।
लेकिन हम तो गाड़ी में बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले थे। रमेश, सागर और शिरीष तीनों ने अपना सामान अंदर कमरे में रख दिया। वो इतने थक चुके थे कि लेटते ही आंख लग गई। जगह नहीं थी, लेकिन बाहर बहुत ठंड थी और अंदर काफ़ी गर्म कमरा था। शायद आधी रात का समय हुआ होगा। शिरीष एकदम से चिल्लाने लगा। बाकी दोनों दोस्त जाग गए। शिरीष को कोई सपना आया था। शिरीष बता रहा था कि उसने सपने में उस फोटो वाले आदमी को देखा है और वो हम तीनों को मारने आया था। बाकी दोनों को ये मजाक लग रहा था, इसलिए उन्होंने शिरीष को समझाते हुए शांत किया और तीनों फिर से सो गए। लेकिन फिर बाद में बिल्कुल वही सपना रमेश को भी आया और सागर को भी। उसके बाद सब डर गए। इतना समझ आ गया था कि एक ही सपना सबको नहीं आ सकता, कुछ तो गड़बड़ है। बाहर निकलने के लिए आवाज लगाई तो उस बूढ़े ने दरवाजा बाहर से बंद किया था। लग रहा था कि सबको जानबूझकर फंसाया गया है। अब समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करें। डर के मारे सबको बड़ी जोरों की प्यास लग रही थी। साथ में जो पानी लाए थे वो एक ही घूंट में खाली हो गया। खिड़की से बाहर आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उनका ड्राइवर उनके सामने दिख रहा था, लेकिन उस तक उनकी आवाजें नहीं जा रही थी। फिर शिरीष ने अपना मोबाइल उठाकर फ़ोन करना चाहा तो नेटवर्क ही नहीं था। सब कुछ बहुत अजीब हो रहा था। अब उनके साथ आगे क्या होने वाला था ये कोई नहीं जानता था, लेकिन वो किसी बुरी जगह फंस चुके थे, ये समझ में आ गया था। पूरा एक दिन और रात बीत जाने के बाद उनके रूम का दरवाज़ा खुलता है। बाहर सन्नाटा फैला था। जो बूढ़ा उनको मिला था उसका भी कोई पता नहीं था। तीनों दोस्त पागल की तरह सारी हवेली छानने लगे, लेकिन बाहर जाने का कोई दरवाजा नहीं था, ना कोई खिड़की। सब लोग ऊपर चले गए। वहां से कूदने का सोचा, लेकिन इतना ऊंचा था कि हिम्मत नहीं हो पाई। ये सब क्या हुआ था ये सोचकर आपस में झगड़ने लगे। बाद में सभी नीचे आ गए। सबको बहुत प्यास लगी थी। नल था, लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा था। सब जगह देखा, ना खाने का कुछ था ना पीने का। अब सब थक के एक जगह बैठ जाते हैं। क्या करें ये सोचकर खुद पागलों जैसे बर्ताव करने लगते हैं। शाम होने लगती है और उस हवेली के अंदर एक शैतानी माहौल बनना चालू हो जाता है। सभी तीनों दोस्त आपस में लड़ने लगते हैं। उनका रात का फेंका हुआ सड़ा हुआ खाना ढूंढ के खाने लगते हैं। रात बीत जाती है, सवेरा होता है। सवेरे सबको बहुत प्यास और भूख लगी होती है। सुबह फिर से सब लोग पानी को खोजते हैं, लेकिन अचानक सागर का पैर सीढ़ी से फिसलता है और उसका हाथ दीवार से टकराकर खून निकलना चालू हो जाता है। खून देखते ही शिरीष और रमेश जैसे पागल की तरह खून को चाटने लगते हैं। तभी सागर चिल्लाता है, अरे पागल हो गए हो क्या तुम? क्या कर रहे हो? जानवर हो क्या? सागर की बात का कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन खून चाटने से उनकी प्यास कुछ थम सी गई। अब भूख की वजह से जान निकल रही थी उनकी। रात हो चुकी थी। शिरीष और रमेश में ना जाने कैसे शैतान सा समा गया था उनके अंदर। वो दोनों सागर पर टूट पड़े और उसको काटने लगे। खूनी खेल चालू हो गया था। शैतान ने उन दोनों को अपने वश में कर लिया था। उस शिकारी की आत्मा ने दोनों को सागर का शिकार करने का आदेश दे दिया था। वो उसको काट रहे थे और खून को पी रहे थे। सागर की जान बची ही कितनी थी। इतने दिनों का भूखा दोनों से बच नहीं पाया। सागर की मौत हो गई। शिरीष और रमेश अब उसके पास बैठकर उसका मांस खाने लगे, जैसे कोई भेड़िया मरे हुए जानवरों का मांस नोचकर खा रहा हो। वो मंजर बहुत ही डरावना दिख रहा था। खून पीने के बाद और मांस खाने के बाद वो दोनों आदमखोर बन चुके थे। अब दोनों को शांति की नींद आई। सुबह सारी हवेली में सड़े मांस की गंध फैल चुकी थी। सुबह उठकर फिर से दोनों ने सागर की लाश में से मांस खाना चालू कर दिया, जैसे उनके अंदर का इंसान मर चुका था। रात होते होते अब उस लाश में कीड़े घूमने लगे थे। अब वो शिरीष और रमेश बगल के कमरे में जाकर सो गए, लेकिन प्यास और भूख उनका पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी। अब दोनों एक दूसरे का शिकार करने का सोचने लगे। रमेश ने चालाकी से दरवाजे के बाहर खड़ा होकर पीछे से शिरीष के ऊपर वार किया। शिरीष का सर किसी नारियल की तरह फट चुका था और जमीन पे खून ही खून था। रमेश जानवरों की तरह कभी फर्श चाटता तो कभी शिरीष की लाश का मांस खाता। हैवानियत अपने चरम पर थी। शैतान उसके ऊपर हावी हो चुका था। शैतान ने रमेश को कोई सोचने का मौका भी नहीं दिया। वो अपनी भूख मिटा के अब आराम करने लगा। सुबह होने वाली थी। पहली किरण हवेली के अंदर पहुंची और दरवाजा खुला हवेली का। जैसे सालों से दरवाजा बंद पड़ा था,
रमेश अब ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। बाहर निकलकर देखता है बारिश रुक चुकी थी। उसने उसकी गाड़ी देखी, वहां तक जैसे तैसे चल कर गया। दरवाजे पर जोर से हाथ मारा। हे ड्राइवर। ड्राइवर हड़बड़ा के उठता है। जी 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 साहब। दरवाजा खोलकर बाहर आता है। वो रमेश को उठाकर गाड़ी में बिठाता है। साहब बाकी के लोग कहाँ हैं? ड्राइवर ने रमेश से पूछा। रमेश रोने लगता है। वो दोनों उस हवेली में, और जैसे ही गाड़ी की खिड़की से बाहर देखता है पूरा चौंक जाता है। वहाँ कोई हवेली ही नहीं थी, सिर्फ कुछ टूटी हुई दीवार सी थी और मिट्टी के ढेर थे। सब कुछ समय से परे था। खुद पागलों जैसा महसूस करने लगता है रमेश। तभी रमेश चिल्लाने लगता है, हम लोग यहाँ कितने दिनों से फंसे थे उस हवेली में, तूने हमको ढूंढा क्यों नहीं? साहब हम सब कल रात को ही तो यहाँ आए थे, सिर्फ बारिश के लिए रुके थे। ड्राइवर डर के बोल रहा था। अब मानो रमेश का खून सूख गया। उसके साथ पिछले 4 दिनों से जो हो रहा था वो क्या था, सपना या कोई छलावा? हवेली गायब और उसके दोनों दोस्तों का क्या हुआ था वो तो सिर्फ रमेश ही जानता था। वो बर्फ की तरह एक जगह जम गया, हिल भी नहीं पा रहा था। ड्राइवर ने जरा डर कर रमेश को हाथ लगाया। साहब। रमेश गाड़ी की सीट पर ही गिर जाता है। वो सदमा सहन नहीं कर पाता और उसकी मौत हो जाती है। उस हवेली में क्या हुआ था, उनके साथ क्या हुआ था, दोस्त कहाँ गए, किसी को कोई पता नहीं चला। तो दोस्तों ये हमारी आज की हॉरर स्टोरी। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें।